मैं मीरा यादव, सहायक अध्यापक, पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय अतरासी। मैं आज दिवास्वप्न पुस्तक का खंड 3 पढ़ने जा रही हूँ। 6 महीनों के अंत में प्रतिवर्ष की प्रथा के अनुसार इस वर्ष भी हमारी पाठशाला ने बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। डायरेक्टर महोदय पधारने वाले थे। वह जब भी आते पाठशाला में अवश्य पधारते। पाठशाला की तरफ से उस दिन एक जलसा किया जाता और छात्रगण उसमें श्लोक बोलते, कविताएं गाते, कवायद करते और फिर साहब अच्छा काम करने वाले छात्रों को इनाम देते। दूसरे छात्रों को भी कुछ न कुछ दिया जाता था। उस दिन सारी पाठशाला में मिठाई भी बढ़ती थी। सब कक्षाओं के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके हमारे प्रधानाध्यापक ऐसे छात्रों को चुन रहे थे जो उनकी राय में अच्छे गाने वाले, अच्छे बोलने वाले और अच्छी तहजीब वाले थे। मेरे नाम भी इसी आशय की एक सूचना आई थी, लेकिन मेरी कक्षा के लड़के चुनाव में उपस्थित नहीं थे। प्रधानाध्यापक जी ने मुझसे इसका कारण पूछा तो मैंने जवाब में कहा, जी मेरी कक्षा के लड़के इस काम में भाग नहीं ले सकेंगे। क्यों? यह सब तो सिर्फ डायरेक्टर महोदय को खुश करने और उनकी प्रशंसा पाने के लिए ही किया जा रहा है ना। हाँ, यह तो हमारी पुरानी प्रथा है और हमारे अधिकारी महोदय की भी यही इच्छा है। जी हाँ, होगी, लेकिन मेरे मन इसे स्वीकार नहीं करता। मैं इसमें भाग नहीं लूँगा। मेरी कक्षा के लड़के भी नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में मुझे साहब को इसकी सूचना देनी होगी कि आप मेरे साथ सहयोग नहीं करते और मेरे काम में बाधा डालते हैं। जी, आप अवश्य ही उन्हें लिखिए, मैं उन्हें समझाने की चेष्टा करूँगा। अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। उसी जोश और घबराहट में प्रधानाध्यापक जी ने साहब के पास मेरी शिकायत लिख भेजी। जलसे के लिए पाठशाला के दूसरे लड़कों का चुनाव हुआ। श्याम सुंदर और भीमाशंकर संस्कृत में श्लोक बोलने के लिए, देवी सिंह और खेमचंद कविता गाने के लिए, चंपक और रमणीक नेमीचंद और सर्जनलाल संवादों के लिए और बाकी के ऊंचे पूरे मोटे ताजे और कट्टे कट्टे 10-15 कवायद के लिए चुने गए। मैं मन ही मन काँप उठा। सोचा, शाबाश है प्रधानाध्यापक को और शाबाश है इस शाला और शिक्षा की वर्तमान रीति नीति को। इनमें से हर एक छात्र ऐसा चुना गया है जिसका अपने विषय से कोई सरोकार नहीं है। श्याम सुंदर और भीमा शंकर के कंठ कुछ सुरीले हैं, ब्राह्मण के लड़के हैं, घर में संस्कृत का वातावरण है, बस इसलिए ही वे पसंद किए गए। लेकिन उन बेचारों को लाख रटने पर भी कुछ याद नहीं रहता। श्लोक रट रट कर उनका दम निकल जाएगा। पर इस परिस्थिति में और हो ही क्या सकता है। मैं मन ही मन दुखी होता हुआ घर आ गया। खाना खा ही रहा था कि इतने में बड़े साहब की चिट्ठी मिली। कार्यालय में आकर मुझसे मिलिए, थोड़ा काम है। मैं जानता था कि क्या काम है। भगवान का नाम लेकर मैं साहब के कार्यालय में पहुंचा। मैंने देखा कि उनके मुंह पर गुस्सा था। हमारे गुस्से के चेहरा तमतमाया हुआ था, भौहें चढ़ी हुई थी, होंठ कुछ कुछ हिल रहे थे, बड़े ही नाराज दिखाई पड़ते थे। मुझे देखकर कहा, बैठो, और फिर बोले, तुम्हारी कक्षा के लड़के जलसे के कार्यक्रम में क्यों ना भाग लेंगे? उनमें कुछ लड़के तो सुंदर और होशियार हैं। मैं मन में शांत था, परंतु दिमाग मेरा भी गर्म था। मैंने जवाब में कहा, तो क्या सुंदर और होशियार लड़के दूसरों का मनोरंजन करने के लिए हैं? दूसरों के सामने नाच कूद कर पाठशाला के लिए झूठी प्रशंसा प्राप्त करने को है? मेरा ये तेज जवाब सुनकर साहब कुछ शांत और बोले, भाई हमारे लिए जलसा कोई नई बात नहीं है। कई वर्षों से यह रिवाज चला आ रहा है, जब डायरेक्टर आते हैं तब ऐसा होता ही है। क्षमा कीजिएगा साहब, मैंने भी जरा नरम होकर कहा, रिवाज चाहे जो रहा हो, मेरी राय में यह ठीक नहीं है। हमें उनसे तोड़ना चाहिए। यह तो सरासर ढोंग है और दिखावा है और डायरेक्टर साहब को भी धोखा देना है। धोखा? कैसा धोखा? जी, जो कुछ हमें उन्हें दिखाएंगे वह सब छात्रों को मार मार कर और रटा रटा कर ही तो तैयार किया जाएगा ना। हमारी पढ़ाई का वह सच्चा और स्वाभाविक परिणाम थोड़ी होगा। कई दिनों तक रिहर्सल चलेगी, जोरों की रटाई होगी, तब कहीं लड़के तोतों की तरह उसे पढ़ेंगे और सो भी पीछे से मदद मिलेगी। इसमें लड़कों का समय और व्यक्ति दोनों नष्ट होंगे, उनकी पढ़ाई पिछड़ेगी। जिन छात्रों को जिस काम के लिए आज चुना गया है वे उसके योग्य हैं ही नहीं। उन्हें तो मार मार कर ही हकीम बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें विश्वासघात क्या है? जी, विश्वासघात यह है कि हम साहब पर यह असर डालना चाहते हैं कि हमारे लड़के होशियार हैं, हमारी पाठशाला सुंदर है, हमारा काम नमूनेदार है। लेकिन असल में हम क्या हैं और क्या नहीं, सो तो हम अच्छी तरह जानते हैं। साहब कुछ दूर के लिए चुप रहे, बैठे विचार करने लगे। मैंने कहा, जी हम लोग तो ढोंग करते ही हैं, अपने लड़कों की हम इसी रास्ते ले जा रहे हैं। हमारे साहब भी इससे खुश होने का अभिनय करेंगे और इनाम देते समय कहेंगे, इन छात्रों ने जिस बुद्धिमानी, योग्यता और अभिरुचि का परिचय दिया है उससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। सचमुच इनमें से कुछ छात्र तो इस बात का विश्वास दिलाते कि आगे चलकर ये अच्छे विद्वान, उत्तम नागरिक और सच्चे मनुष्य बनेंगे। इनको उत्साहित करने के लिए कुछ पुरस्कार रखे गए हैं। मैं इस योजना का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज इन छात्रों को इस पुरस्कार देते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। क्या ये बातें इनके हृदय से निकलेंगी?
क्या वे नहीं जानते कि ये सारा कार्यक्रम केवल उनकी खुशामद के लिए है? इन इनाम पाने वाले लड़कों से रटाया न जाए, विशेष परिश्रम के साथ इन्हें तैयार न किया जाए, तो वैसे ये कैसे विद्वान नागरिक और मनुष्य हैं? सो तो आप, हम और इनके माँ बाप भी सभी भली भांति जानते ही हैं। साहब ने कहा, भाई तुम पढ़े तो हो लेकिन बूढ़े नहीं हो। व्यवहार की बातों में तुम अभी कच्चे हो। तुम्हारे लिए तो सभी बातें सिद्धांत के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन हमें तो सभी तरफ देखना पड़ता है। मैंने कहा, जी सच है, फिर भी मैं इसमें भाग नहीं ले सकूंगा। मुझसे यह धांधली सहन नहीं होगी, जैसे मुझसे नहीं हुई। तो तुम क्या करोगे? जी, मेरी कक्षा को आप इस प्रपंच से मुक्त रखिए। लेकिन इससे तो बड़ी कठिनाई पैदा होगी। भला दूसरे शिक्षक और अधिकारी मुझसे क्या कहेंगे, और मेरी कठिनाई कितनी बढ़ जाएंगी। भाई, मुझे तो यह आशा थी कि तुम्हारी कक्षा के अच्छे लड़कों को देखकर साहब अधिक प्रसन्न होंगे, पर तुम तो। मैंने कहा, जी आप मुझे इससे तो मुक्ति रखिए। मैं डायरेक्टर महोदय के मनोरंजन के लिए कुछ करूँगा। मैं ऐसा कुछ प्रबंध करूँगा जिससे लड़कों का समय भी बर्बाद ना हो, शक्ति का अपव्यय भी ना हो, और उन्हें ढोंग और दिखावा भी ना करना पड़े। आप उन्हें मेरी कक्षा में लाइएगा। मुझे विश्वास है कि मेरे कार्यक्रम से आप और दोनों लोग प्रसन्न होंगे। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे प्रधानाध्यापक के नाम एक पत्र लिखे देता हूँ। वे तुम्हें इस काम से मुक्त रखेंगे। लेकिन देखो, तुम इन्हें चिढ़ाना नहीं। वे बेचारे पुराने ख्याल के आदमी हैं और तुम हो उमंग भरे नौजवान। मुझे तो दोनों को संभालना है, और तुम तो जानते ही हो यह काम कितना कठिन है। मैंने मनी मन साहब की प्रशंसा करते हुए कहा, अच्छा साहब, तो अब आज्ञा हो। पाठशाला में आज पूर्ण उत्साह के साथ तैयारी चल रही थी। साहब पधारेंगे, डायरेक्टर साहब पधारेंगे, बड़े और छोटे अफसर, गांव के नागरिक और जनता, विद्यार्थी और शिक्षक सभी आ चुके थे। मेरे साथी शिक्षकों की अजीब हालत थी। दिल धड़क रहे थे, चेहरों पर उदासी थी, फिर भी तनकर खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे और अपने काम में लगे हुए थे। प्रधानाध्यापक जी ने हमारी पाठशाला के उद्यमी लड़कों को एक और बुलाया और उन्हें धमकाते हुए, देखो हराम खोरो, खाली गलत बात है, जरा भी उद्यम किया, ये गड़बड़ मचाई तो कल बुरी तरह धुन दूंगा, समझे। तालियों की गड़गड़ाहट और संगीत के साथ डायरेक्टर साहब पधारे। प्रधानाध्यापक ने पाठशाला का वार्षिक विवरण बड़ी छटा से और बुलंद आवाज के साथ इस तरह पढ़कर सुनाया मानो लोगों को यह विश्वास दिला रहे हो कि कांप नहीं रहे हैं, इसलिए वे बार बार तन कर पड़ते थे। पर विवरण समाप्त होने से पहले अंदर से उनका कुर्ता प्राय भीग चुका था और उनकी आवाज़ में खरखरापन आ चुका था। विवरण वाचन के बाद रेसिटेशंस अर्थात कविता पाठ और संवाद शुरू हुए। लड़के ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह कविता पढ़ने लगे। उनके मुंह पर किसी भी प्रकार के कोई हावभाव नहीं थे। वे जोर से और हाथ पैर हिलाकर बोलते थे। दुख केवल इतना ही था कि जो कविताएं पसंद की गई थी वे सुंदर, सरस और अच्छे कवियों की होते हुए भी इतनी कठिन थी कि छात्र उन्हें समझ नहीं सकते थे। बेचारे बिना समझे पढ़ते थे, पढ़कर अभिनय करते थे और अपनी रसिकता का परिचय देते थे। यही हाल संवादों का था। संवाद तो उद्देश्यपूर्ण ही होते हैं। जो उपदेश